वक्त हो गया है देश दुनिया की कुछ खास खबरों का, और इसी के साथ आप सबकी दोस्त मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ कुछ हलचलों के साथ। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं आपसे जुड़ी हुई खबरें जो आपके जीवन से सरोकार रखती हैं। तो देर किस बात की है, बिना एक मिनट ज़ाया किए हुए आइए करते हैं शुरुआत और देशदारी के पन्नों को पलटते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में गरीबों के लिए शुरू की गई योजना की, जानेंगे चीनी उत्पादन के बारे में, समझेंगे मौसम के तापमान का अंतर घटने से सरसों की फसल को होने वाले नुकसान को, और साथ ही बताएंगे क्यों छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई के लिए जलाशयों से पानी दिया जा रहा है। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अब राजस्थान ने भी गरीबों के लिए रसोई शुरू की है। भोजन का ज्यादातर खर्चा यहाँ की सरकार उठाएगी। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अब राजस्थान में 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में पूरा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये भोजन गाड़ी द्वारा वितरित किया जाएगा। जगह जगह ये अन्नपूर्णा रसोई वाली गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी। यहाँ गाड़ियों में गरीब लोगों को गर्म और सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये भोजन गरीबों के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। भोजन का ज्यादातर खर्च सरकार उठाएगी। शुरुआत में इसका खर्च 4 करोड़ रुपए आएगा। जब ये स्कीम पूरी तरह से लागू हो जाएगी और 200 से अधिक रसोइयां क्रियान्वित हो जाएंगी तो सरकार का करीब 50 करोड़ रुपए का सालाना भार आएगा। देश में कुल 440 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। इस साल अब तक का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा रहा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हाल के आंकड़े जारी कर कहा है कि अभी चीनी की मांग पर जनवरी 2017 तक दबाव रहेगा। पिछले साल समान अवधि तक चीनी मिलों ने 47.93 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हाल के आंकड़े जारी कर कहा कि अभी चीनी की मांग पर जनवरी 2017 तक दबाव रहेगा। इस्मा के अनुसार अक्टूबर 2016 में पिछले साल अक्टूबर से 2.3 लाख टन कम चीनी का उठान हुआ था, जबकि दोनों साल नवम्बर में यह आंकड़ा समान रहा है। इस्मा के अनुसार दिसंबर 2016 में सेल्स पर दबाव रहने की आशंका है। ये दबाव जनवरी 2017 तक जारी रह सकता है। अक्टूबर से दिसंबर तक शुगर सेल्स पिछले साल की समान अवधि से कम रह सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में बढ़ोतरी की योजना फिलहाल टाल दी है। कंपनियों की योजना पेट्रोल के दाम में 2.26 रुपए और डीजल के दाम में 1.78 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हर महीने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औसत कीमत के आधार पर दरों में संशोधन करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालांकि गैसोलीन की कीमत $57.43 से बढ़कर $62.82 प्रति बैरल हो गई है। वहीं डीजल की कीमत $56.79 से बढ़कर $60.97 प्रति बैरल हो गई है। इसके चलते घरेलू बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनियों ने इस बारे में फैसला टाल दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत में वृद्धि के बाद रुपए डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 68.23 रुपए से 68.05 पर आने से थोड़ी राहत मिली है। पेट्रोल के दाम में 2.26 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल के दाम में 1.78 रुपए प्रति लीटर वृद्धि किए जाने की जरूरत थी। इस वृद्धि में स्थानीय शुल्क शामिल नहीं है। वेट को शामिल करने पर वास्तविक वृद्धि पेट्रोल के मामले में करीब 2.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.10 रुपए प्रति लीटर होती है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 66.10 रुपए तथा डीजल 54.57 रुपए प्रति लीटर है। मौसम में तापमान का अंतर घटने से सरसों की फसल में कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना के जीव वैज्ञानिक ने किसानों को सलाह दी है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा।
मौसम में तापमान का अंतर घटने से सरसों की फसल में कीट लगने की आशंका बढ़ गई है। आने वाले 7-8 दिनों में मौसम इसी तरह रहा तो सरसों में माहू का प्रकोप देखा जाएगा, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। इस मौसम में किसानों को फसल सुरक्षित रखने के लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए, इसकी सलाह जीव वैज्ञानिक डॉक्टर विनायक सिंह तोमर ने दी है। सरसों की अच्छी फसल के लिए मौसम के सुबह और शाम के तापमान में 15 डिग्री का अंतर होना चाहिए, लेकिन इन दिनों ये अंतर काफी कम हो गया है। मुरैना जिले में सरसों की अत्यधिक पैदावार होती है। 1,22,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई है। किसान अपने खेतों में कीट से बचाव के लिए 5% सांद्रता वाली मेलेथियोन की धूल का खेत में भुरकाव करें। अगर बात करें इसके छिड़काव की तो 25 किलोग्राम धूल का 1 हेक्टेयर में भुरकाव किया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान 0.002% फास्पेमिडोन या 0.05% डायमिथोएट को 1000 लीटर पानी में घोलकर खेत में उसका स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों विधियों से कीट से फसल का बचाव किया जा सकता है। रबी की फसल पर मौसम की मार से हिमाचल के किसान काफी परेशान हैं। बारिश न होने के कारण अब तक राज्य के 25% किसान फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने फसलों की बुआई की है उसके भी खराब होने की संभावना बनी हुई है। रबी की फसल पर मौसम की मार से हिमाचल के किसान काफी परेशान हैं। अगर बात करें रबी की फसल की तो रबी की फसल में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मटर और टमाटर की बुआई की जाती है। राज्य में रबी की फसल का उत्पादन करीब 7.40 लाख टन तक होता है। इसके अतिरिक्त तिलहन 3.60 हजार टन, आलू 40,000 टन और सब्जियां करीब 6,000 टन तक होती हैं। ऐसे में अगर जल्दी वर्षा नहीं हुई तो फसलों का उत्पादन घट जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि विभाग की तरफ से फसल की बुआई से पहले बीजों को उपचारित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें विभाग की तरफ से करीब 76,500 क्विंटल उपचारित बीज उपलब्ध करवाया गया है। बीज का उपचार किए जाने से मृदा जनित व बीज जनित रोगों से ग्रसित होने की संभावना कम हो जाती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में सामान्य से अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस मौसम में कम सर्दी का एक कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है और ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का मानना है। भारतीय मौसम विभाग ने इन सर्दियों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। सर्दी अगर कम रही तो इसका गेहूं, आलू और सरसों की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन फसलों के लिए कम तापमान अच्छा होता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे झारखंड में बढ़ रही ठंड के बारे में और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी व हिमाचल में होने वाले मशरूम के कल्टीवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी। झारखंड में इन दिनों उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द लहरों से न्यूनतम तापमान सामान्य से कम पहुंच गया है। अगर बात करें 14 दिसंबर की तो इस दिन यहाँ का तापमान अधिकतम 29.1 और न्यूनतम 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ तापमान 29.4 और 12.2 डिग्री था। 11 दिसंबर को यहाँ सीजन का सबसे सर्द दिन था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। चक्रवाती तूफान वारदा का असर खत्म होने के बाद झारखंड में सर्द लहरों से कनकनी बढ़ने लगी है। शहर में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है। झारखंड में इन दिनों उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द लहरों से न्यूनतम तापमान सामान्य से कम पहुंच गया है। अगर बात करें 14 दिसंबर की तो इस दिन यहाँ का तापमान अधिकतम 29.1 और न्यूनतम 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ तापमान 29.4 और 12.2 डिग्री था। 11 दिसंबर को यहाँ सीजन का सबसे सर्द दिन था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवाती तूफान वारदा के कारण पश्चिम विक्षोभ लेट हो गया है। तूफान के गहरा निम्न दाब के क्षेत्र में बदलने से सर्द लहरों का प्रभाव तेज हो गया है। जम्मू व कश्मीर में बर्फबारी से झारखंड के दक्षिण भाग में शीत लहरी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। भटिंडा में दिनों दिन बढ़ रही ठंड ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस गिरावट के साथ 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है।
भटिंडा में दिन का तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में नमी पाई गई है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी हवाएं चलने की वजह से रात के तापमान में गिरावट आई है। पिछले 4 दिनों में रात के तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस था। इन दिनों उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि राज्य के 4 पर्वतीय जनपदों में 3000 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान तो यही बयां कर रहा है कि उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। पर्वतीय इलाकों में चटक धूप निखरी रही तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा कुहासा से निजात मिली है। कुछ स्थानों पर सुबह के वक्त धुंध अवश्य थी। हालांकि मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्र में चोटियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई थी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 24 घंटों में राज्य में आसमान साफ रहने से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से हल्की वर्षा व बर्फ पड़ने की संभावना है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बता दें कि इससे पहले भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने कई चेतावनियां दे दी थी। हिमाचल के मंडी जिले में मशरूम कल्टीवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये प्रशिक्षण 20 दिसंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मशरूम कल्टीवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने वालों को यहाँ हाथ से बुनाई के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रशिक्षण लेने वाले लोगों को मार्केट में ग्राहकों की मांग के अनुसार माल तैयार करना और लक्ष्य का निर्धारण आदि के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में CII छिंदवाड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र के वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित किया, जिसमें इन्होंने कहा कि रोजगार पाने के लिए कागजी योग्यता ही काफी नहीं है। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में CII छिंदवाड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र के वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि रोजगार पाने के लिए कागजी योग्यता ही पर्याप्त नहीं होती है, इसके लिए कौशल आवश्यक है। साथ ही बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए छिंदवाड़ा जैसे पिछड़े क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए CII और स्थानीय सांसद को भी बधाई दी। भारतीय रेलवे ने साल 2015-16 में सबसे ज्यादा 27 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार हासिल किए हैं, जो रेलवे द्वारा जीते गए सर्वाधिक पुरस्कार हैं। भारतीय रेलवे ने साल 2015-16 के लिए सबसे ज्यादा 27 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार रेल हासिल किए हैं। ये विभिन्न ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को अपनाने और अन्य ऊर्जा संरक्षण प्रयासों की वजह से संभव हुआ है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार रेलवे, अस्पतालों, कार्यालय भवनों, उद्योग, बिजली संयंत्र आदि जैसी 22 प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां सुरेश प्रभु के मार्गदर्शन और निर्देशों के फलस्वरूप अर्जित हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद की 80वीं बैठक को संबोधित किया। इन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसमें पूरा सहयोग करेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद की 80वीं बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में इन्होंने किसानों की आय और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद की 80वीं बैठक को संबोधित किया। इन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसमें पूरा सहयोग करेगा। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि इससे जुड़े सभी प्रस्तावों पर तुरंत विचार किया जाएगा और नई
व नवोन्मेषी परियोजनाओं को तुरंत अमल में लाया जाएगा। कृषि मंत्री ने ये बात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद की 80वीं बैठक में किया। कहा कि एनडीसी की योजनाएं किसानों, कारीगरों, बुनकरों, गरीब ग्रामीण लोगों, महिलाओं, जनजातियों जैसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय बढ़ाने और उनकी आजीविका में सुधार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नई दिल्ली में जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री की साप्ताहिक बैठक हुई। बैठक में इनके अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल थे। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि देश में दूषित जल प्रबंधन एक गंभीर मुद्दा बन गया है। नई दिल्ली में अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मुद्दा अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां मंत्रालय को इसके लिए एक नया कानून बनाने की जरूरत है। बैठक में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री संजीव बालियान, मंत्रालय के सचिव श्री शशि शेखर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। हरियाणा में महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरुआत की गई। करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में इस पहल को शुरू किया गया। हरियाणा इस योजना को अपनाने वाला पहला राज्य है। हरियाणा में महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरुआत हो गई है। इस पहल का शुभारंभ करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की युगों पुरानी अवधारणा अंततः मूर्त रूप ले रही है, क्योंकि कथनी को अब करनी में तब्दील किया जा रहा है। मूल रूप से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित महिला पुलिस स्वयंसेवी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पहल है। हरियाणा ने आज 1000 महिला पुलिस स्वयंसेवी के पहले बैच को शामिल किया। इन स्वयंसेवी को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के लिए राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा पहले ही प्रशिक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में धान की फसल बोने वाले किसानों को इस बार सिंचाई के लिए जलाशयों से पानी नहीं दिया जाएगा। राजनांदगांव जिला जल उपयोगिता समिति में यह निर्णय लेकर सिंचाई विभाग के अफसरों को ये निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ग्रीष्म ऋतु की धान की फसल के लिए बांधों से पानी नहीं छोड़ेंगे, जबकि दूसरी ओर विधानसभा सत्र में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिन जलाशयों में 50% जल भराव है, वहां से किसानों को धान के लिए पानी दिया जाएगा। इधर दूसरी ओर जिला स्तर पर बैठक में निर्णय लेकर धान की फसल के लिए पानी नहीं देने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद अब किसानों में असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि डोंगरगढ़ के अलावा जिले भर के किसान ग्रीष्म ऋतु में धान की फसल बोते हैं। धान की फसल में पानी की खपत सबसे अधिक होती है। इसके बजाय किसान गेहूं, चना, मक्का व अन्य फसल बोते हैं तो उन्हें सीमित मात्रा में पानी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।